In previous lecture, we have learned about the chemical reactions as well as the reactant products. Now we will start from the topic chemical equation, types of chemical equations and how to balance the chemical equations. तो कोशिश करेंगे हम लोग कि आज हम लोग इन तीन टॉपिक को जानें और अच्छे से जानें। पहला जो हमारा टर्म है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस होते क्या हैं? तो जनरली these are symbolic representation of a chemical reaction। कि ये हमारे क्या होते हैं कि एक तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं किनके? तो ये केमिकल रिएक्शन के। क्योंकि हमने प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक में या चैप्टर में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते थे और उनको समझते थे। तो जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it react or chemically interchanges their compositions and forms magnesium oxide। क्या बनाते हैं ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म आ गया कि मैग्नीशियम जो है जब क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमको क्या देता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन और इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं और इन सारे टर्म्स को जो है कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम गौर से समझेंगे। प्लस इंडिकेट्स अबाउट द कंपोनेंट जस्ट लाइक इट अपीयर्स इन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये क्या हुआ? रिएक्टेंट। प्लस जो है ये बता रहा है कि इतने सारे रिएक्टेंट जो हैं उन्होंने केमिकली चेंज किया खुद को और एक नया सबस्टांस बनाया या एक से ज्यादा सबस्टांस भी बनाया। तो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसलिए हमारे पास सिंगल प्लस है। अगर मान लीजिए कि और भी सबस्टांसेस होंगे जो एज ए रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट क्या थे? तो ये हमने पहले भी जाना था। तो all those substance that takes part in a chemical reaction it is called reactant। जो हर वो सबस्टांस जो आपको केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ एज ए रिएक्टेंट जो है हमारा एक रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसके बाद फर्दर हमारा जो ये सिंबल है एरो, द टिप ऑफ द एरो इंडिकेट्स अबाउट द प्रोडक्ट। और ये जो एरो है वो एक तरह से आपको बताता है कि ये अब केमिकली चेंज करने जा रहा है और करने के बाद जो हमारा राइट हैंड साइड होता है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या है कि द सबस्टांस, द न्यूली सबस्टांस दैट फॉर्म्स जस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कि जो केमिकल रिएक्शन के बाद सबस्टांस फॉर्म होता है या केमिकल चेंज होने के बाद जो न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। कभी एक प्रोडक्ट मिलते हैं, कभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा जो भी और भी कोई सबस्टांस अगर फॉर्म कर जाते हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम कहते हैं को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है? एक तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो क्या बताता है? किसी केमिकल रिएक्शन को बताता है। अब यहाँ हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कि ये जो केमिकल इक्वेशन होते हैं इनको हम कितने टाइप या इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरह का है। तो आप गौर करें तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैं इसी को एज ए एग्जांपल लेता हूं और सारी चीजों को जो है वो डिफरेंट वे में आपको बताता हूं। तो 3 टाइप्स ऑफ, पहला जो हमारा होता है वो होता है वर्ड इक्वेशन। क्या होता है? वर्ड इक्वेशन। अब जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था
तो मैग्नीशियम का सिंबल ना लेते हुए अगर हमने क्या लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन that gives magnesium oxide, magnesium oxide, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां हम सिंबल ना लेते हुए उस पर्टिकुलर एलिमेंट या सबस्टांस का क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। तो नेम जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन। व्हेन द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। कि अगर हमने सिंबल ना यूज करके क्या किया, उस सबस्टांस का जो है वो नेम लिखें एज ए रिएक्टेंट एंड एज ए प्रोडक्ट, जो कुछ भी रिएक्टेंट के रूप में है और जो कुछ भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट के रूप में। तो वो जो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा वो होगा हमारा वर्ड इक्वेशन। सेकंड जो है हमारा कि अनबैलेंस्ड, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्केलेटल इक्वेशन। गौर करेंगे कि हम अगर मैग्नीशियम लिए, फिर ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो Mg+O2, फिर एरो, और देन जो है हमने क्या बनाया, MgO। यहां अगर हम गौर करें तो मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है, यहां भी उसका जो नंबर है वो क्या है, सिंगल ही है, 1 ही है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 1 ही है। यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे इक्वेशंस हमारे क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बाद हमारा आता है तीसरा टर्म, और ये होता है क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा क्या है, जैसे हमने Mg लिया प्लस O2 और हमने जाना कि हाँ एज ए प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन O2 जो है वो 2 है, यहाँ सिंगल है। हम अगर यहाँ 2 आगे हम क्या करते हैं, एज ए होल नंबर 2 राइट करते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसे केस में ये बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम है वो भी 2 हो चुका है, और ऑक्सीजन जो है उसका जो एटम है वो कितना हो गया, 2 हो चुका है। लेकिन अगर हम LHS में देखें तो LHS में ऑक्सीजन जो है हमारा ये 2 है, जबकि मैग्नीशियम क्या है, सिंगल है। अब अगर हम यहाँ भी 2 राइट कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम टोटल नंबर काउंट करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये जो है वो आपको बताएगा कि कितने हैं, 2 मैग्नीशियम इधर भी हैं, 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं, उधर भी जो एज ए प्रोडक्ट हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हुआ वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हुआ। तो ऐसे केस में ये जो केमिकल इक्वेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली में बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ अपीयर्ड नहीं है और उसको हमने जानबूझ करके अपीयर किया भी नहीं है। एक्चुअली में जब कभी भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ना तो स्केलेटल होगा या अनबैलेंस्ड होगा, वो जब कभी भी होगा तो बैलेंस्ड होगा। हमने रिएक्शन किया, रिएक्ट करवाया, लेकिन उसे इनकम्प्लीट कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा जो है वो जरूरी स्टेप जो आप समझें तो ये होना चाहिए कि जस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, या आपने जब कभी भी केमिकल इक्वेशन लिख लिया है तो उसके बाद हमको एनी हाउ उसे क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब ये बैलेंस करना क्यों पड़ता है, तो रीजन जो है वो हमने केमिस्ट्री में बहुत सारा टर्म जो है वो पहले भी पढ़ा होगा
और ऐसे हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि बैलेंस करने के पीछे यही एक रीजन होता है कि हम क्या करें, किस लॉ को फॉलो करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द होल मास इज कंजर्व्ड। इट मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि आपको रिएक्शन से पहले जो मास रिएक्टेंट का था, जस्ट आफ्टर जो केमिकल रिएक्शन और उसके बाद हमारा जो एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसका मास भी क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन आपको अनबैलेंस्ड होगा या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो हमारे पास जब कभी भी कोई क्वेश्चन हो कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, तो हम आंसर देंगे टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो टर्म है वो है क्या, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि ठीक है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है और करना भी चाहिए, लेकिन हम कैसे अपने आप को समझाएं या बता पाएं कि हाँ हम किस तरह से या कौन सा मेथड यूज करें, कौन सा प्रोसेस यूज करें जिससे हम इस तरह के स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जो है वो क्या करें, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जनरली हम लोगों को पढ़ना होता है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल ये मीन्स क्या होता है कि एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये एक तरह का क्या है, तुक्का, कि हाँ हमने इसको लेफ्ट में इधर किया, राइट में उधर किया, देखते रहे कि हाँ बराबर हुआ या नहीं। लेकिन हम लोग एक इजी स्टेप लें और एक टेक्निकली जो है थोड़ा सा स्ट्रांग बनते हैं और समझते हैं कि उसमें हम किस तरह से बैलेंस करना जाने ताकि वो हम इजीली कर पाएं। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू बैलेंस करना हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन को। सपोज हमने एक सिंपल मीथेन लिया CH4 और इसको जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया, तो ये क्या बना देता है, तो ये बना देगा हमारा क्या, CO2, और क्या बनाएगा H2O। क्या बना, CO2 प्लस H2O। अब हम इसे देखें तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। यहाँ गौर करें कि ऑक्सीजन जो है इस साइड में 2 और 1 टोटल हो गए कितने, 3। कार्बन जो है यहाँ भी सिंगल है और इस साइड एज ए प्रोडक्ट भी जो है ये भी क्या है, सिंगल है। तो चलो कार्बन तो बैलेंस है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारा क्या है, अनबैलेंस है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे, एलिमेंट। जैसे हम अगर चाहें तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके जो है ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक टेक्निक जान जाएं, समझ जाएं, जिससे मान लो कि कभी कोई बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे या वहां पर में हम कहीं ऐसा लगे कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, इस तरह से तुक्का मार करके नहीं होगा भाई, दिमाग मैंने ऐसे ही लगा रहे हैं लेकिन कोई यूज नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, जानते हैं, और ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लेंगे। एलिमेंट में भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में लेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप जब कभी भी किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन आए तो ऐसे केस में अगर उसमें चाहे वो रिएक्टेंट के रूप में आपको जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिले, तो आप उनको हमेशा क्या करना कि सबसे लास्ट में लोगे और सबसे पहले अदर एलिमेंट्स को लिखेंगे।
तो यहाँ हमारा अदर एलिमेंट जो है वो है कार्बन। ठीक है, गौर करें, यहाँ कार्बन के बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिख लें और उसके बाद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जनरली हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस तरह से आए तो इसको लास्ट में ही रखेंगे। चलिए, अब लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS, और ये राइट हैंड साइड हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट RHS। लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करें कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन जो है हमारा 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये 4 हुआ, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है। ठीक है, अब अगर गौर करें कि RHS में कार्बन कितने हैं, तो 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक पोजीशन पे वो 2 है और जबकि दूसरे पोजीशन पे वो क्या है, 1 है। तो ऐसे केस में हम सेपरेटली लिखेंगे, ये नहीं कि टोटल काउंट कर लिए 2 और 1 3, ऐसा नहीं लिखना। तो एक जगह पे 2 है भाई और दूसरे जगह पे क्या है, 1 है। अब गौर करो हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, मैंने इसमें लिख दिया सॉरी। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 1, तो इसे दो अलग अलग सेपरेट पोजीशन पे लिखें, 2 और 1। अब सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम अदर एलिमेंट्स को करें और बाद में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो गौर करें कि कार्बन ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बैलेंस है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब नंबर आता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इधर 4 है LHS में, जबकि RHS में हमारा क्या है, 2 है। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जहां हाइड्रोजन है 2, उसके आगे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 डाल दें, तो 2 जा क्या हो गया हमारा 4। जैसे ही ये 4 होगा तो उसके बाद हम ये भी गौर करेंगे कि अदर किसी एलिमेंट पे उससे कोई इफेक्ट होगा या नहीं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन तो 4 हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, यानी वो भी 2 हो गए। किधर वाले में, तो जो हमने ऑक्सीजन में एक में 2 लिखा था और दूसरे में 1 लिखा था, तो सेकंड वाले में हुआ, तो इसे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 इंटू 2 कितने हुए, 2 हो गए। अब गौर करो कि ऑक्सीजन क्या अब भी बैलेंस हुआ या नहीं, तो अब भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि RHS में हमारे पास 2 2 कितने हुए, टोटल 4 हुए हैं, जबकि LHS में अभी भी ये क्या है, 2 ही है। तो ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए LHS में हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब जैसे ही इसको हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 2 जा 4। यहां हमारा क्या हो गया, ये 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, तो ऑक्सीजन हमारे टोटल हो गए 4, ये ऑक्सीजन हो गए टोटल 4। ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और कार्बन भी हमारा ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। तो इस हिसाब से ये आसान होगा, और मैं चाहूंगा कि आप डिफरेंट नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशन लें और उस पर अप्लाई करें। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं इन सबको हटा करके, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, या नहीं, हम ऐसा करते हैं कि सोडियम ले लेते हैं भाई, Na+H2O, सोडियम और ये क्या है, वाटर। ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, और ये साथ में हमको क्या रिलीज करता है, H2। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि जब मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो आपको ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सारे केसेस में नहीं।
जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव जो होते हैं वो आपको स्पेशली किसी कंडीशन में या ना के बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लिए कि ये सबसे पहले सोडियम हो गया, उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन, लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब गौर करें कि LHS में ये सोडियम कितने हैं, तो 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। RHS गौर करो तो सोडियम हमारे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन किसी और स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं है इसलिए और कोई पोजीशन हम नहीं लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन 2 प्लेस पे है, एक फर्स्ट प्रोडक्ट में भी है और दूसरा क्या है हमारा सेकंड प्रोडक्ट में। तो एक में 1 है और जबकि दूसरे में हमारा ये क्या है, 2 है। ठीक है, अब अगर हम गौर करें तो सोडियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन ये अगर गौर करें हाइड्रोजन को तो यहाँ 2 है और ये क्या है, 3 है, तो ये अनबैलेंस है। तो हमको सबसे पहले आप हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना होगा। तो ये कैसे बैलेंस होगा, तो अगर हम गौर करें कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 4। और इधर भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4। लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या इससे रिलेटेड कोई और भी एलिमेंट जो है वो चेंज हुआ या नहीं। आपने जब इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये हमारा पहला वाला था, तो सोडियम हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। तो किधर, RHS में हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 2 और ये भी हमारा क्या हो गया, 2। ओके, लेकिन हाइड्रोजन अब फिलहाल बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हाइड्रोजन हम 2 कर रहे हैं तो यहाँ 2 रखते हैं और 2 2 जा हमारा ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 4। लेकिन इसके साथ इधर का ऑक्सीजन जो है वो 1 से अब क्या हो जाएगा, 2, यानी ये भी 2 हो गया। अब गौर करो कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन सोडियम हमारा अनबैलेंस है। सोडियम क्या है हमारा, अनबैलेंस है। तो ये 1 2 जा 2, यानी इधर के सोडियम को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2। यानी ये जो सिंगल सोडियम था इसको हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अगर गौर करते हैं तो 2 सोडियम इधर भी है, 2 सोडियम इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ देखें तो 2 + 2 टोटल कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इधर गौर करें तो इधर भी ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। यानी कुल मिलाकर के ये आपको बैलेंस हो गया। तो हम लोगों ने आज पढ़ा केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आपको शायद मैंने अच्छे से समझा पाया। आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा कलेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप ए नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशन को ट्राई करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव एंड a number of types of the chemical reactions. So student, जय हिंद, जय भारत।